ईरान इजराइल संघर्ष का आज 9वां दिन है। दोनों तरफ से हमलों की रफ्तार तेज हो गई है। इजराइल ईरान के मिलिट्री ठिकानों पर बमबारी कर रहा है तो तेहरान की तरफ से भी इजराइल की राजधानी तेल अवीव समेत कई शहरों पर मिसाइल स्ट्राइक हो रही है। दोनों ओर से बर्बादी के कई दृश्य सामने आ रहे हैं, लेकिन अब इस टकराव को लेकर कुछ जरूरी सवाल भी खड़े हो रहे हैं। ये सवाल अमेरिका के उस स्टैंड के बाद उठे जिसमें कहा गया कि अमेरिका ईरान के खिलाफ युद्ध में उतरेगा या नहीं। Substantial chance of negotiations that may or may not take place with Iran in the near future. I will make my decision whether or not to go. ईरान इजराइल युद्ध के 8 दिन बाद अमेरिका का ये स्टैंड क्या कहता है? क्या अमेरिका ने ईरान के खिलाफ जंग में नेतन्याहू को अकेला छोड़ दिया? वो भी ऐसे वक्त में जब ईरान के हमलों से इजराइल के भीतर गाजा जैसा मंजर दिख रहा है। इजराइल ईरान के ऊपर अस्पतालों पर हमले का आरोप लगा रहा है। ये आरोप कुछ ऐसे हैं जैसे गाजा युद्ध में हमास की तरफ से इजरायली डिफेंस फोर्सेस पर लगाए जाते हैं। इजराइल न्यूक्लियर मिसाइल के खतरे को खत्म करने के लिए जंग लड़ रहा है और हम सिर्फ ईरान के मिलिट्री बेस को निशाना बना रहे हैं। हम न्यूक्लियर साइट को निशाना बना रहे हैं, हम मिसाइल साइट को निशाना बना रहे हैं और वो अस्पताल को निशाना बना रहे हैं। ये मरीज कहीं आने जाने में भी सक्षम नहीं है। यहीं पास में बच्चों का भी वार्ड है। नेतन्याहू के बयान से लगता है कि तेहरान इस युद्ध में तेल अवीव पर भारी पड़ रहा है। बावजूद इसके अमेरिका युद्ध में उतरने में इतनी देरी क्यों कर रहा है? I have a message directly. मेरे पास राष्ट्रपति का सीधा संदेश है और मैं कह सकता हूं कि निकट भविष्य में ईरान के साथ वार्ता होना या न होने की पर्याप्त संभावना है। मैं अगले 2 सप्ताह के भीतर निर्णय लूंगा कि मुझे जाना है या नहीं। Within the next 2 weeks. मान लीजिए कि 2 हफ्तों के बाद अमेरिका ये फैसला लेता है कि वो इजराइल की तरफ से ईरान पर हमला करेगा, तब क्या होगा? हमने कूटनीतिक और विदेश नीति के जानकारों से बातचीत के आधार पर इसका विश्लेषण तैयार किया है। इसके मुताबिक अमेरिका ईरान के खिलाफ जंग में उतरता है तो ये महायुद्ध में तब्दील हो सकता है, क्योंकि अमेरिका के ईरान के खिलाफ जंग छेड़ने के बाद रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया तेहरान की तरफ से जंग में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ अमेरिका विरोधी मुस्लिम देश भी ईरान के साथ आ सकते हैं। यही नहीं, ईरान की तरफ से उसके आसपास के देशों में बने अमेरिकी सैन्य बेसों पर हमले हो सकते हैं। ईरान के प्रॉक्सी हमास, हिजबुल्ला और हुती जैसे संगठन दोबारा एक्टिव हो सकते हैं। चीन और रूस हालांकि अब युद्ध विराम की बात कर रहे हैं। गुरुवार को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से फोन पर इजराइल और ईरान के बीच चल रही जंग पर बात की। दोनों देशों के नेताओं ने टकराव के समाधान के लिए 4 प्रस्ताव भी रखे हैं। चीन इसलिए भी युद्ध के पक्ष में नहीं है क्योंकि वो ईरान के तेल का सबसे बड़ा खरीदार है। ऐसे में अगर ईरान बड़े युद्ध में फंसेगा तो चीन का आर्थिक हित प्रभावित होगा। हालांकि रूस अमेरिका को सैन्य दखल से दूर रहने की धमकी जरूर दे रहा है। उधर रक्षा जानकारों का कहना है कि चीन और रूस युद्ध में उलझना नहीं चाहते। वो सीधे संघर्ष में शामिल न होकर पीछे से ईरान को मदद कर सकते हैं। अगर अमेरिका इजराइल के साथ मिलकर ईरान के ऊपर अटैक करता है तो रशिया और चाइना बीच में आ जाएंगे। चाइना तो इसे वार में बदलने ही नहीं देगा, क्योंकि उसका जो ऑयल है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान का हथियार है जिसे वो बंद करने की धमकी देता है। चाइना उसे बंद होने नहीं देगा। अगर चीन और रूस सीधे ईरान के साथ नहीं आए तो वो अकेला पड़ सकता है। ऐसे में अमेरिका ईरान पर हमला कर उस पर कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। अमेरिका ईरान में सुप्रीम लीडर खामेनेई को हटाकर सत्ता परिवर्तन करना चाहेगा। अमेरिका की नजर ईरान के तेल और गैस भंडार पर है। इसके अलावा ईरान को अपने अधिकार क्षेत्र में लेकर अमेरिका मिडिल ईस्ट में अपनी पकड़ मजबूत कर सकता है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि अमेरिका एक साथ कई मोर्चों पर उलझना नहीं चाहेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने के बाद कहा था कि वो युद्ध नहीं बल्कि शांति चाहते हैं। इसलिए ट्रंप की विदेश नीति और कूटनीति पर व्यापार नीति हावी दिखती है। लेकिन अगर वो अपने रुख से पलटते हुए ईरान के खिलाफ इजराइल की तरफ से जंग में शामिल होते हैं तो वो एक साथ घरेलू और बाहरी दोनों मोर्चों पर घेर सकते हैं।